Hey guys, this is the third part of our chapter called Security in the Contemporary World from our book called Contemporary World Politics. और इस वाली वीडियो में we will be covering two topics called cooperative security and India's security strategy. अब अगर आपने इन दोनों टॉपिक से पहले वाले जो टॉपिक्स थे चैप्टर के वो देखने हैं तो आपको पार्ट 1 and 2 देखना होगा और अगर आपने वो ऑलरेडी देख रखा है तो वी विल बी स्टार्टिंग विद दीज टू टॉपिक्स इन पार्ट 3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 5, पार्ट 3. Now, we can see that dealing with many of these non-traditional threats to security require cooperation rather than military confrontation. अब हमें बड़ी obviously पता लग जाता है कि military confrontation की जो importance है वो cooperation की importance इतनी है नहीं. Cooperation is obviously more useful than military confrontation. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि military force has a very limited role in combating terrorism or enforcing human rights. अब terrorism का अगर हम example ले लें तो military force का उसमें कहाँ काम आ जाएगा? अटैक रोक दिया आपने, वहाँ हेल्प हो जाएगी. आपने डिफेंस करनी हो वो हो जाएगा. आपने अगर टेररिस्ट को ट्रैक करना है, ठीक है, वहाँ पे में भी आपका मिलिट्री फोर्स काम आ जाएगा और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ पे मिलिट्री फोर्स आपका काम आ जाएगा. बट क्या इसके जो रूट कॉज हैं टेररिज्म के, रूट कॉजेज, उनको मिलिट्री फोर्स हटा सकता है क्या? इनको रिजॉल्व कर सकता है क्या टेररिज्म के रूट कॉजेज जो हैं जिनकी वजह से ये टेररिज्म का जो मॉन्स्टर है ये एग्जिस्ट करता है? अब इसका आंसर होगा नहीं, है ना, नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पिछले पार्ट्स में कि टेररिज्म के ढेर सारे रीजंस होते हैं. वन ऑफ देम बिंग कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन होगी या लोगों का एंगर हो गया या फिर पॉवर्टी होगी, गरीबी यानी आपकी. तो इन सबको मिलिट्री फोर्स, यार आप गन से थोड़ी ना इन सबको कि गन दिखा के आप थोड़ी ना बंदे को कहोगे कि यार तुम गरीब थे अब अमीर हो जाओ. ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. या पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं बहुत सारी जब भी ये टेररिज्म का इशू होता है तो उसको आप मिलिट्री फोर्स से हटा सकते हो क्या? ये तो नहीं जा सकता ना, ये सब लोगों के दिल से नहीं जा सकता. तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि हमें किसी और चीज़ की जरूरत है. मिलिट्री फोर्स का जो रोल हो जाता है वो लिमिट हो जाता है बड़ा. या फिर ह्यूमन राइट्स. अब ह्यूमन राइट्स को एस्टैब्लिश करने में मिलिट्री फोर्स का कहाँ तक यूज आता है? ये तो तभी यूज आएगा अगर कोई दूसरी मिलिट्री किसी और के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही हो, ठीक है, HR वायलेशन हो रहे हो कहीं पे और बड़े हार्डकोर वे में हो रहे हैं और वहाँ पे आपको अर्जेंटली इट रिक्वायर्स की एक्शन लेना चाहिए आपको, तब आपका मिलिट्री फोर्स वहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, आपने किसी को बचाना है, किसी दूसरे लोगों को, उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको डैमेज कर रही है या फिर कोई दूसरी मिलिट्री आके किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मार रही है, तब जाके आप अपना मिलिट्री फोर्स यूज करके वहाँ पे बचा सकते हो. अदरवाइज आप ह्यूमन राइट्स को कहाँ से एस्टैब्लिश कर सकते हो मिलिट्री फोर्स की तरह? जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो बहुत टाइप के होते हैं ना, जैसे आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन अगर हो गया वो भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ. अगर आपको फुली फ्रीडम नहीं है आपकी कंट्री में, ठीक है, तो वो भी HR वायलेशन हुआ आपका. आपको प्रॉपर कंडीशंस नहीं प्रोवाइड है लाइवलीहुड की, या फिर आपको पैसा नहीं मिल रहा, या फिर आपको क्या बोलते हैं सोशल ऑस्ट्राइजेशन हो रहा है आपका, तो वो दोज आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ढेर सारी कंट्रीज है जहाँ पे पूरी तरह फ्रीडम अलाउड नहीं है, ठीक है, ढेर सारे लोगों को वहाँ पे सफ़र करना पड़ता है. अब मे बी डायरेक्टली उनको मारा नहीं जा रहा बट यार उनको अच्छी लाइफ तो नहीं मिल रही ना, तो वो सब भी ह्यूमन राइट वायलेशन है. अब वहाँ जाके थोड़ी ना मिलिट्री फोर्स अपना यूज़ करके उनको ठीक कर दोगे, तो वहाँ पे हमको दिखता है कि मिलिट्री फोर्स का कोई काम नहीं है. इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड रोल. नाउ देर आर अदर टॉपिक्स एज वेल, दूसरे भी इशूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका रेफ्यूजी क्राइसिस. अब रेफ्यूजी जो अपने इतने सारे होते हैं, इनमें आप मिलिट्री फोर्स को यूज़ करके थोड़ी ना इससे फिक्स कर सकते हो. या फिर माइग्रेशन का इशूज़ जैसे होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, माइग्रेशन के इशूज़ होते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी. या फिर आपके हेल्थ इशूज़, हेल्थ एपिडेमिक्स जब होते हैं, इन सब में. अब यार यहाँ आपने गन दिखा के कौन सी मेडिसिन यूज़ कर दी है ना, तो यहाँ पे मिलिट्री फोर्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं काम आएगा. उल्टा मिलिट्री को अगर आप यूज़ करोगे इन सारी चीज़ों में तो द सिचुएशंस विल बिकम एक्चुअली वर्स. ठीक है, दे विल वर्सन, और ख़राब हो जाएंगी अगर आप मिलिट्री यूज सॉल्यूशन ढूंढने लगे. क्योंकि मिलिट्री तो बात एक ही करती है, इट टॉक्स अबाउट गन, ठीक है, कि बस मारो, तो उस सब की बात करती है. तो वहाँ पे हमें दिखता है कि कोऑपरेशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट. नाउ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज मोर इफेक्टिव. इट्स टाइप्स बीइंग ग्लोबल, कॉन्टिनेंटल, रीजनल, बायलैटरल. अब कोऑपरेशन बहुत बड़े टाइप की होती है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बेस्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन माना जाता है. इंटरनेशनल मतलब जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट कर रही है. अब ये दूसरी कंट्री भी हो सकती है या कंट्रीज भी हो सकती है, ठीक है, इट कुड आइदर बी सिंगल या फिर मल्टीपल. तो जब एक नेशन या कंट्री किसी और सॉवरेन कंट्री और या स्टेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कोऑपरेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन. अगर एक कंट्री विद इन, अगर अपनी ही कंट्री के अंदर वो कोऑपरेट कर रही है तो वहाँ पे आप उसे बोलोगे इंटरनल कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, वैसे टाइप के टर्म्स यूज करोगे. बट इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं. आप दे कुड बी बायलेटरल. बायलेटरल क्या होता है? जब आपकी दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, दो कंट्रीज, तो इंडिया भूटान, इंडिया रशिया, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे. इंडिया श्रीलंका, जहाँ पे बाय मतलब इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है. फिर हो जाएगा रीजनल. रीजनल मतलब यहाँ पे मोर देन टू. अब मोर देन टू यानी आपका कोई भी रीजन है, ठीक है, रीजन कोई भी हो सकता है ना, रीजन कुड बी एनीथिंग. आपकी कंट्री A है, कंट्री B है,
अब अगर ये दोनों कोऑपरेट कर रहे होते फिर तो आप उसको बोलते बायलेटरल कोऑपरेशन, बट अगर यहाँ पे एक सी कंट्री भी है तो ये एक रीजन हो गया ना, एक छोटा सा रीजन हो गया, तो अब ये सारी आपस में कोऑपरेट कर रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे रीजनल कोऑपरेशन। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन। कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन का एग्जांपल क्या होगा, व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स और मोर देन देम कोऑपरेट विद ईच अदर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल फॉर अगर आपको देना हो, एक चीज़ सुनी होगी, अफ्रीका एशिया एक ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है, ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को जरूर पता होगा। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर था, या फिर अफ्रीका एशिया, एक ही बात है। तो इसमें क्या हो रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया का कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हम इन दोनों की कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन होगी, ये उसका एग्जांपल होगा। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन में हमारा यूएन जैसे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, जहाँ पे सारी कंट्रीज कलेक्टिवली आके चीज़ें डिसाइड करती हैं, आपस में एक सारी चीज़ों पे जजमेंट्स पास करती हैं, या कुछ भी जो भी एक्शन लेना होता है आपस में बातचीत करके डिसाइड करती है। नाउ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व अदर प्लेयर्स एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कंट्रीज ही नहीं होंगी, कंट्रीज या उनके स्टेट सिस्टम या उनकी गवर्नमेंट्स ही नहीं होंगी, उनके अलावा भी यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स आ जाते हैं हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन में। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे यूएन है, ठीक है, आपका डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आईएमएफ है आपका, आईएमएफ काम आ जाता है ना, या फिर वर्ल्ड बैंक है आपका। ये सारी क्या है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जब भी कोई कोऑपरेशन करना हो तो इनमें ये भी अपना पार्टिसिपेशन करती हैं शो, तो दोज आर इंटरनेशनल नेशनल कोऑपरेट, ये सारी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी होंगी एग्जांपल, तो वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके एग्जांपल कौन सा है, जैसे हमारा ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ह्यूमन राइट्स को, ये एक बॉडी है, ये कंसर्न विद ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एचआरस आपके उससे कंसर्न रहती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे दूसरे आ जाएंगे रेड क्रॉस, ठीक है, ये हेल्थ वाले इश्यूज़ में जब भी कुछ होगा रेड क्रॉस का यहाँ पे नाम आएगा, सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा लोगों ने ढेर सारे। प्राइवेट फाउंडेशंस मतलब कोई भी फाउंडेशन हो सकती है, मे बी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइज, कोई प्राइवेट फंड वाला कोई सिस्टम हो, या फिर फिलांथ्रोफी वाला कोई बॉडी हो, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो सकती है, अगर उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो वो उसमें अपना रोल पार्टिसिपेशन कर सकती है। फिर सोशल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब सोशल एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारी हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये सारी क्या होंगी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद ग्रेट पर्सनैलिटी में आपका कौन हो जाएगा, अमर्त्य सेन जैसे लोग, ठीक है, ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट, ठीक है, या फिर आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है मदर टेरेसा का और नेल्सन मंडेला, ये सब आप एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल तो आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी फेमस पर्सनालिटी अगर आपको दिख रही है इंटरनेशनली, उनको बुलाया गया है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो ग्रेट पर्सनालिटीज़, उनकी भी अगर उनके व्यूज़ जो हैं वो अपना शेयर कर सकती हैं किसी भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के इशू में। फिर बिजनेस एंड कॉरपोरेशंस, बिजनेस एंड कॉरपोरेशंस ये भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं हमारे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, डेवलपिंग इट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बॉडीज आ जाती है हमारी। नाउ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एज द लास्ट रिसोर्ट। अब हमें ये समझना होगा कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो। कोऑपरेशन का मतलब होता है कि आप विदाउट वायलेंस, ठीक है, आप बिना वायलेंस के यूज के अगेंस्ट होते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं ना कोऑपरेशन। वरना क्या हो जाएगा, अगर आप वायलेंस यूज करने लग जाओगे, दैट विल नॉट बी अ कोऑपरेटिव सिचुएशन, दैट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन। वहां पे आप लड़ रहे हो, ठीक है, दैट विल बी अ फ्रिक्शनल सिचुएशन। वहां पे आप डिसएग्री कर रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम सीधा मार धाड़ के डिसाइड करेंगे। बट कोऑपरेशन का बाय डिफॉल्ट मतलब ही होता है कि हम वायलेंस को यूज नहीं करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू डिसाइड विद मैक्सिमम नेगोशिएशन, या क्या बोलते हैं, डिस्कशन करके, ठीक है, डिस्कशन करके, टॉक्स करके, उससे हम डिसाइड करेंगे अपने जो भी हमारे इश्यूज है ना। यूज ऑफ फोर्स का ऑप्शन अब इसमें क्या होता है, लास्ट रिसोर्ट, यानी पहले तो फर्स्ट रिसोर्ट कभी होना ही नहीं चाहिए, आपको कभी भी फर्स्ट ऑप्शन आपका कोऑपरेशन होना ही चाहिए, हमेशा वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए, फोर्स को। बट ढेर सारे, जैसे हमारे पहले भी डिस्कस करा था हमने, ढेर सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे वायलेंस का यूजेज थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने ही लोगों की किलिंग कर रही है वो, ठीक है, किलिंग कुड बी एनी टाइप ऑफ किलिंग, जैसे एथनिक क्लेंजिंग होगी, या फिर मे बी कोई उनके डेमोक्रेटिक राइट्स छीन लिए, फ्रीडम छीन ली, तो उस वे में छीन रही है। तो अगर फिर आपको लगता है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो वो वहाँ पे अपनी वॉर अपनी स्टार्ट कर सकती है, मिलिट्री फोर्स भेज सकती है, और फोर्स का यूज़ करके दे कुड स्टॉप। तो ये किस पर्पस के लिए हुआ, ये पीसफुल पर्पस के लिए हुआ ना, यहाँ पे आपको सेव करनी है लाइफ, इसलिए आपको यूज़ करना पड़ रहा है वायलेंस को, यहाँ पे फोर्स को यूज़ करना पड़ रहा है। या फिर वही, अगर दूसरे लोगों की मिजरी हो रही है फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस, डिजीज़ हो रखा है वहाँ पे, पॉवर्टी हो रही है वहाँ पे, उनकी गवर्नमेंट्स ध्यान नहीं दे रही है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कैटास्ट्रफी हो गया, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि फोर्स का यूजेज इज नेसेसरी, क्योंकि अगर वहाँ पे उनकी लोकल अथॉरिटीज ध्यान नहीं दे रही, तो आप कर सकते हो अपना। अदरवाइज यू शुड ऑलवेज अवॉइड यूजिंग फोर्स इन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज मच बेटर दैन द यूज ऑफ फोर्स is sanctioned and when it is sanctioned and applied collectively by
बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, कलेक्टिवली। यानी जो नॉन कोऑपरेटिव हमारी सिक्योरिटी होती है, ये इट इज़ मच बेटर जब इसको ग्रेजुअल वे में अप्लाई करा जाता है, सैंक्शन करके धीरे धीरे, ठीक है, पेनल्टी के बेसिस पे कि आप पीनलाइज हो गए अगर आप बात नहीं मान रहे। ऐसा नहीं कि सीधा हमने लड़ाई स्टार्ट कर दी, हमारी बात नहीं मानी, तो आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश होगी, नहीं मान रहे तो फिर आप पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आपको थोड़ा सा पेनल्टी सी करी जाएगी, है ना, ढेर सारे अलग अलग दूसरे मीन्स यूज़ करे जाएंगे। और जब ये कलेक्टिवली अप्लाई होता है सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसका जो इफेक्ट आता है बहुत अच्छा आता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी हेल्थी सिचुएशन, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव चीज़ है ये, और वायलेंस से तो मच बेटर है, रादर दैन व्हेन एन इंडिविजुअल कंट्री डिसाइड्स टू यूज़। अब वही इंडिविजुअल सिचुएशन से अलग है कि इंडिविजुअल कंट्री खुद से वो यूज़ कर रही है कि अब मैं फोर्स और सीधा लड़ाई करके सब ठीक कर दूंगी, उससे तो बहुत ही बेटर है हमारी कोऑपरेटिव सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। Now, throughout the years, India has faced traditional as well as non-traditional threats to its security. अब वो threats चाहे external थे या फिर internal थे, इंडिया को दोनों का एक्सपीरियंस है, बहुत सिचुएशंस का एक्सपीरियंस है इंडिया को, जिसके चलते वी गेट द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। अब इन 4 मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारा क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब हुआ, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना, अपनी स्ट्रेंथन करना। आपका नेबर है पाकिस्तान, आपका नेबर है चाइना, अब बड़ी खतरनाक कंट्रीज़ है और मिलिट्रीली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट बिकम्स नेसेसरी इन योर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कि आप भी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, ठीक है। अगर आप नहीं बढ़ा रहे ना तो योर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वुड बी कॉल्ड बैड, इट वुड बी कंसिडर बैड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के हमारे। सो राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एंगेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, और यहाँ पे हमारा कौन सा इशू स्टार्ट हो गया था, कश्मीर इशू वाला स्टार्ट हो गया था 1947 में ही, ठीक है। फिर 1965 का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, 1971 का एग्जाम्पल है, 1991 का एग्जाम्पल है, 1999, तो इसमें चाइना के साथ हमारा 1965 में था यहाँ पे, बाकी सारे ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में फर्स्ट नंबर पे हमेशा से मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने को हमेशा से हमारा पॉइंट रहा है। अब इसके अलावा इसमें एक एडिशनल चीज़ भी, एडिशनल फैक्टर भी आ जाता है अपना न्यूक्लियर पावर का, ठीक है। अब ये जो दो कंट्रीज़ हमने बात करी, ये बोथ आर न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़, ठीक है, दोनों के पास है न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। तो इंडिया के लिए भी इट बिकम्स बाय डिफ़ॉल्ट नेसेसरी कि उसको भी अपने न्यूक्लियर पोजेशन करना हो, ठीक है, उसको भी अपना न्यूक्लियर स्ट्रेंथ बढ़ाना हो। इससे हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, 1998 में पोखरण 2 करके एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको हमने पहले भी बात करी थी पिछले चैप्टर्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन शक्ति। इट इज़ नोन बाय द नेम कॉल्ड ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति हुआ था 1998 में, जिसमें फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपनाइजेशन कर लिया था, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपनाइजेशन। तो अब थोड़े से इसमें लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 1998 को फर्स्ट टाइम न्यूक्लियराइजेशन बोल रहे हैं और 1974 भी एक ईयर दिया हुआ है। तो इसमें फ़र्क यह है कि ये जो 1998 वाला था ना, यहाँ पे हमारी एक की टर्म है न्यूक्लियर वेपनाइजेशन। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एक्सेप्ट करा था और लिटरली जस्टिफाई करा था कि हमें वेपनाइजेशन के लिए अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे नेबर्स के पास है और नेबर्स के साथ रिलेशन बेकार है, खतरनाक है, तो इसलिए हमें भी इसलिए हमारा बनता है न्यूक्लियर वेपन्स होना। जो 1974 में हुआ था ना, वो उसको नहीं माना जाता एज अ न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर, उसको नहीं माना जाता। वाई? बिकॉज उस टाइम पे वो सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए था, वो कोई वेपनाइजेशन पर्पस के लिए नहीं था, ठीक है, वो वेपनाइजेशन पर्पस के लिए नहीं था। इसलिए 1974 वाला जो हमारा न्यूक्लियर डिवाइस इंडिया ने टेस्ट करा था, उसको जो हम पोखरण 1 बोलते हैं, ठीक है, उसको नहीं, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इसको नहीं माना जाता। 1998 वाले न्यूक्लियराइजेशन को कहा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट टाइम न्यूक्लियराइजेशन फॉर वेपनाइजेशन पर्पसेस, ठीक है, ये याद रखना हमें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो हमें क्या, कौन सी सिचुएशन मिली थी, कोल्ड वॉर की स्टार्ट ही हो रही थी, है ना, कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म हुई थी और कोल्ड वॉर का ज़माना स्टार्ट हुआ था। अब कोल्ड वॉर में क्या हो रखा था, आपके 2 मेजर प्लेयर्स हैं, यूएस एंड सोवियत यूनियन। इन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा था कि हमारी बस तुम टीम में तुमको चूज़ करनी पड़ेगी, या तो ये साइड लोगे या वो साइड लोगे, ठीक है, कि ब्लॉक चूज़ करने पड़े आपको, या तो सोवियत ब्लॉक में जाओगे आप या यूएस वाले वेस्टर्न ब्लॉक में जाओगे। सारी बाकी की दुनिया को एक तरह से मजबूर कर दिया था, फोर्स कर दिया था कि आपको कोई ना कोई टीम तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब इंडिया ने उस टाइम पे क्या करा, इंडिया एक्टेड एज द लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। अब ढेर सारी और भी न्यूली फ्री कंट्रीज हुई थी जो कि कॉलोनाइज थी पहले, अभी अभी फ्री हुई थी, और इंडिया भी फ्री हुआ था, और इनको नहीं चाहिए था यार, इनको कोई इन्वॉल्व। अब यार आपने इतना तो कॉलोनाइज कर ली हमारी कंट्री, इतने 400 सालों से खराब कर दिया आपने सारा कुछ। अब आप कह रहे हो कि आपकी वॉर्स में भी हम इन्वॉल्वमेंट रखें और फिर प्रॉक्सी वॉर भी तुम हमारे लैंड पे कराओ, तो तुम लोगों ने कर क्या रखा है। तो इसलिए इंडिया ने उस टाइम एक स्टैंड लिया, इंडिया, और यहाँ पे नेहरू भाई साहब को, हमारे नेहरू साहब को वहाँ पे बड़ा क्रेडिट जाता है कि उनकी ये जो पॉलिसी थी ना, उन्होंने, उनका बहुत अच्छा लेगेसी है उनकी ये, कि ये जो लीडरशिप ली ना इंडिया ने कौन सी लीडरशिप ली, नॉन अलाइनमेंट वाली मूवमेंट की, कि हम किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या हुआ था, इंडिया अलॉन्ग विद मेनी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, ढेर सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इन्होंने स्टैंड लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है बाकी के ये ब्लॉक वाली, कोल्ड वॉर वाली चीज़ों में हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वी विल नॉट अलाइन विद एनीबडी, हम अपना एक थर्ड पोल क्रिएट करेंगे, ठीक है।
थर्ड ब्लॉक कह लो इसको, आप थर्ड ब्लॉक भी बोल सकते हो या थर्ड पोल भी कह रहे हो, जो कि किसका था, नॉन अलाइन कंट्रीज़ का, कि ये अपने काम से काम रख रही हैं और इनको कोई वो अपना 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 देखेंगी, ये तुम्हारे झंझट में नहीं पड़ना इनको। और नेहरू ऑल्सो सपोर्टेड द कॉज फॉर एशियन सॉलिडारिटी, यानी एशियन यूनिटी के लिए भी उन्होंने एक ये सपोर्ट करा था। वो इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, बट उन्होंने करा तो था, ट्राई करा था। डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट एंड द यूएन एज अ फोरम फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन। अब वही इसमें हमारा ये पॉइंट आ जाता है प्रॉपर्ली, यार इंडिया के लिए यूज़फुल क्या होगी जब इंडिया की हिस्टोरिकल सिचुएशन ऐसी है, जब अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है। अब इतना पावरफुल तो वो है नहीं, पावर उसकी इतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कि वो साइड चूज़ कर सके, या फिर इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है कि खुद ही जाके लड़ सके। तो इसमें बेटर क्या होगा, इसमें बेटर क्या होगा आपके लिए कि आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, इनको स्ट्रेंथन करो। इनको स्ट्रेंथन करोगे तो आपको जो वॉइस अपनी देने का प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, वो भी इंक्रीज होएगा, ठीक है। आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अगर आप इसको बढ़ाओगे ना, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओगे, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, तो आपको अपना जो व्यू है वो वहाँ पे रखने का अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज तो आपकी कोई सिचुएशन, आपकी कोई वो है ही नहीं ना, अदरवाइज यू विल जस्ट बी अ पॉन मतलब तुम उसका एक मोहरा हो बड़ी कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं बनना, तो इन बड़े ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आपका इनको स्ट्रेंथन करो, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी तो यहाँ पे आपको अपनी आवाज़ रखने का मौका मिलेगा, आपको अपना अपना थोड़ा सा वोटिंग करने का, अपने जो भी व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है वो सब देने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और फिर दूसरी हमने क्या वो करा था आर्ग्यू की डिसआर्मामेंट प्रमोट करो, ठीक है। डिसआर्मामेंट मतलब यानी आप अपने जो ये जो इतना ज़्यादा वेपनाइजेशन की रेस चली पड़ी है उसको रिड्यूस करो, ठीक है। अपने वेपन्स को रिड्यूस करो, कम करो। और क्या बोलते हैं इसमें, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के लिए भी इंडिया ने सपोर्ट करा था। अब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन, ये बड़ी लंबी सी टर्म है बट इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन मतलब होता है शेयरिंग, ठीक है, स्प्रेड ऑफ समथिंग, स्प्रेड कह लो या फिर आप उसको शेयरिंग कह लो, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। अब प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करना। इसको नॉन प्रोलिफरेशन का क्या मतलब हुआ कि उसका शेयर ना होना, उसका ऑपोजिट हो गया ना, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन है। तो नॉन प्रोलिफरेशन मतलब नॉन स्प्रेड, नॉन शेयर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब इंडिया ने किसके लिए आर्ग्यू करा, इंडिया ने आर्ग्यू करा कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन है ना, ये होनी चाहिए पॉलिसी हमारी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है एनपीटी, ठीक है। ये एनपीटी ट्रीटी पहले भी पढ़ा होगा ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये यहाँ पे आ जाती है। इंडिया ने ये आज तक साइन नहीं करी है, ठीक है। इंडिया ने क्यों नहीं साइन करी है, इंडिया ने इसलिए साइन नहीं करी बिकॉज इंडिया कंसिडर्स इट एज डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों कंसिडर करता है, क्योंकि जो हमारे ये कुछ बिग प्लेयर्स है ना, बिग प्लेयर्स वाली कंट्री जैसे चाइना, यूएस, रशिया, ठीक है, चाइना, यूएस और रशिया, या सोवियत यूनियन भी बोल सकते हो आप, या यूके, ठीक है। इनके पास है हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और इन्होंने कहा था कि अच्छा एक डेट के पास जिनके पास आ गई और अब इस डेट के बाद बियॉन्ड कोई भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं रखेगा, हम रख सकते हैं बट बाकी की दुनिया नहीं रख सकती। तो इंडिया उसको क्या कंसिडर करता है कि इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ठीक है, कि यार तुमने किस बात का वो ले रखा है कि तुम रख लोगे, बाकी की दुनिया नहीं रख सकते, तुम भी हटाओ ना। इंडिया वॉज प्रमोटिंग फॉर डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट के लिए जब प्रमोट कर रहा है इंडिया, तो उसमें वो ये भी कहता है कि ये जो न्यूक्लियर वाला सिस्टम है इसको भी हटाओ ना पूरी तरह, या तो तुम पूरी तरह हटा दो, या फिर तुम ये ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी अप्लाई ना करो कि हम तो रख सकते हैं बाकी की दुनिया नहीं रख सकती, जिसकी वजह से इंडिया ने आज तक एनपीटी को साइन नहीं करा, ठीक है। और इंडिया ऑलवेज प्रमोट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ताकि वहाँ पे वही नेगोशिएशंस, डिस्कशंस के थ्रू आप अपना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करो, ना कि ये वेपन वाली रेस में। और फिर विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, इट आर्ग्यूड फॉर एन इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब हमारे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इंडिया ने इसके लिए भी आर्ग्यू करा कि एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बनाओ जो कि इक्विटेबल इन नेचर हो, ठीक है। इक्विटेबल यानी सबके लिए सेम हो, आप ये बायसेस ना हो, आपका फेवरिंग ना हो कि ये कुछ कंट्रीज अपना ही सारा ले रही हैं और बाकी की कंट्रीज़ को कुछ भी फायदा हो नहीं रहा, उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। और अभी तो उस टाइम तो फ्री हुई थी, तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमें याद रखना है। दिस वॉज ऑल हैपनिंग आफ्टर 1947। तो उस टाइम में बड़ी सिचुएशन अलग थी, बहुत ही हाईली गरीब कंट्री थी, मतलब अभी भी गरीब है हम, बट उस टाइम तो और ज़्यादा खाने को कुछ नहीं था हमारे पास। तो उस टाइम पे जो स्टैंड लिए ना, तो ये नेहरू साहब के हमारे लीडरशिप में इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, उनकी लेगेसी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट यूज नॉन अलाइनमेंट की हमने बात ऑलरेडी कर रही है। एन एरिया ऑफ पीस आउटसाइड द ब्लॉक, वही वो जो 2 ब्लॉक्स थे, जो मेन फाइटिंग ब्लॉक्स थे, ठीक है, सारी दुनिया इनके अंदर जा रही थी कि या तो इस टीम में शामिल होना या उस टीम में। इंडिया ने अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड क्रिएट कर दिया एक थर्ड ब्लॉक, ठीक है, कि यहाँ पे आ जाओ, जिनको शामिल नहीं होना यहाँ पे आ जाओ, अगर तुमको कोई इनके उसमें झंझट में नहीं पड़ना, यहाँ पे तुम सेफ हो। तो ये बहुत अच्छी बात थी, नैम की वैल्यू बहुत थी। पॉलिटिक्स ऑफ द टू सुपर पावर, इंडिया जॉइन 160 कंट्रीज दैट हैव साइंड। अब हाँ, इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा, अब इसमें आपका फुली अपडेटेड नहीं है, बट जो एनवायरमेंटल इशूज़ है ना, इंडिया हमेशा उसमें आगे रहता है, ठीक है। और इंडिया एनवायरमेंटल के इशूज़ में हमेशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए सपोर्ट करता है कि यहाँ पे बात होना चाहिए, यहाँ पे आपके क्या होने चाहिए, कमिटमेंट्स होने चाहिए यहाँ पे, जिससे पता लगे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ को चेक रखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें इंडिया उसको भी वहाँ पे इंटरनेशनल एक मैकेनिज्म कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है। एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज, इसमें स्पेशली हमारा आ जाएगा टॉपिक क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग,
इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे थोड़ी सी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, बट क्योटो प्रोटोकॉल मेंशन करा हुआ है। अब तो ढेर सारी न्यू चीज़ें आ गई, बट ठीक है, आप बुक के हिसाब से चलो। क्योटो प्रोटोकॉल मेंशन करा हुआ है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया रैटिफाइड इट, साइंड इट, विच प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द क्या क्या करता है क्योटो प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि एनवायरमेंटल डैमेज करती हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए एक रोड मैप था। ठीक है, रोड मैप था। इसके बाद ढेर सारी चीज़ें आगे, बट आपके उसमें यही मेंशन है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। इंडियन ट्रूप्स, और अच्छा हाँ, एक और पॉइंट इसमें आ जाएगा। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को जो इंडिया सही में जो एक्चुअली में, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमने यूएन वाला पढ़ा था, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, उसमें भी हमने देखा था कि यूएन की जो फोर्सेज है ना, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, ठीक है, पीस बिल्डिंग फोर्सेज या पीस कीपिंग फोर्सेज, कुछ भी बोल लो, उसमें इंडिया का ढेर सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज। मतलब इंडिया से इतने सारे सोल्जर जाते हैं ना यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज, तो इससे पता लगता है कि इंडिया इन सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कितना सीरियसली लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। अब ये वाला कंपोनेंट हमारा किस टॉपिक के अंडर फॉल करेगा? इट विल फॉल अंडर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंटरनल सिक्योरिटी के जो हेडिंग है उसके अंडर आएगा ये प्राइमरीली। वाई? बिकॉज द थ्रेट्स आर कमिंग फ्रॉम विद इन द कंट्री। विद इन मतलब बॉर्डर्स के जो अंदर से, यानी आपके जो कंट्री के बॉर्डर्स है उसके अंदर से आपको थ्रेट आ रहा है आपकी सिक्योरिटी को। अब अंदर से क्यों आ रहा है? वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारी कौन सी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है हमारी इन्वॉल्व यहाँ पे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, इनके एग्जाम्पल कौन से होंगे? पंजाब, कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, जो बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्हीं की बात करेंगे हम। हुए तो और भी हुई हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, बट यहाँ पे हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स दे सकते हो आप। अब ये क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन की एक ये जो एकता है ना, इंडियन एकता यानी इंडियन यूनियन की जो कॉन्सेप्ट है, इससे ये दूर हटना चाहते हैं। और इनका वो है कि हम अपनी कंट्री बनाएंगे। जो सेपरेटिस्ट हैं, ऐसे सारे लोग नहीं बोलते, मतलब जो इनमें से सेपरेटिस्ट इन रीजन से जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो ये करना चाहते हैं। अब आपकी जो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो इसको कैसे हैंडल करती है, हमारा मेन काम है वो जानना। वो कैसे हैंडल करती है, वो उसका हमेशा एम क्या रहता है? इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एम हमेशा रहता है कि रिजॉल्व एवरीथिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। एटलीस्ट दिस इज द ऑफिशियल आंसर जो कि बुक में दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक मैनर में। वाई डेमोक्रेटिक मैनर? बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा सिस्टम कौन सा है? डेमोक्रेसी वाला है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमें डेमोक्रेसी को ही प्रमोट करना है। ठीक है, तो अलग अलग जो भी आपके ग्रुप्स हैं, फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप्स हैं, उनकी अलग अलग अपनी डिमांड्स हैं, उन सबको वॉइस दो एक। ठीक है, डेमोक्रेटिक फैशन में उनको प्रोवाइड करो, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करो, जो भी उनके इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करो, ताकि वो जो सेपरेशन की भावना है ना वो उनकी हट जाए, ठीक है, दूर हो जाए। ये एटलीस्ट हमारा एम रहता है और ऑफिशियली आंसर भी यही है। बाकी अगर फोर्स की यूज़ की बात करें हम, तो अगर यार वो इफ़ दे आर टेकिंग अप आर्म्स, अगर वो मिलिटेंट्स बन रहे हैं ना अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना फोर्स यूज़ करेगी उस केस में। ठीक है, अदरवाइज आपका जो मेन आंसर यही होगा कि डेमोक्रेटिकली हम रिजॉल्व करने की ट्राई करते हैं हमेशा से। फिर लास्ट हमारा पॉइंट कौन सा है? डेवलप इट्स इकोनॉमी इन अ वे सो दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स आर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी। अब इंडिया गरीब कंट्री है ना, अभी भी गरीब कंट्री, और पहले तो और ज़्यादा गरीब कंट्री थी। अब पॉवर्टी किस किस चीज़ों को रिजल्ट देती है? पॉवर्टी इज़ अ रीज़न फॉर मेनी इशूज़, ठीक है, और मिजरी इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर। तो टेररिज्म आपका पॉवर्टी उसमें रीज़न आ जाएगा, मिजरी जब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, यही इंटरनल सिक्योरिटी का जब इशू आता है आपका, वहाँ पे भी लोग फिर अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। रेडिकलाइजेशन जब आपकी होती है, कैसे भी टाइप की रेडिकलाइजेशन हो सकती है, चाहे वो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हो या इडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन हो, उसके भी ये रीजन हो सकते हैं। क्राइम आपका बढ़ता है, वो भी कुछ ना कुछ हमेशा इशूज़ रहेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है ना वो थ्रेटन होगी। तो आपको यार पॉवर्टी और मिजरी दूर करनी पड़ेगी, लोगों की डिक्रीज करनी पड़ेगी ना ये सब, ताकि लोग उनकी लाइफ क्या हो, उनकी लाइफ हो अच्छी। ठीक है, उनकी लाइफ अच्छी होगी तो वो हर कुछ काम में बिजी होंगे, तो उनको ये दूसरी उटपटांग चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखने का टाइम नहीं मिलेगा। और जब उनका लाइवलीहुड अच्छा होगा, उनको खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, उनको रहने का जो एक सिविलाइज्ड वे में अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर यार वो नहीं इन्वॉल्व होंगे ना अपने ये सिक्योरिटी को थ्रेटन करने वाली चीज़ों में। और आपको अपने सिटीजन्स को आइडियली खुश रखना ही चाहिए। अदरवाइज आपको क्या आ जाएगा? इंटरनल थ्रेट आ जाएगा, आपको वो खुद ही आपको उड़ाने, बाहर से तो थ्रेट को छोड़ो, आपको अंदर से लोग आपको मारने की, आपको गवर्नमेंट आपकी हटाने के लिए ट्राई करेंगे वो। द अटेम्प्ट हैज़ पर्टिकुलरली सक्सीडेड। अब इंडिया ने ढेर सारे अटेम्प्ट करे हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, हमेशा से ढेर सारी पॉलिसीज ट्राई करी हैं, और जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा भी है। हमारी जो इनइक्वालिटी डिक्रीज हुई थी, मतलब पहले के टाइम में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, उसको डिक्रीज करने के लिए इंडिया ने अटेम्प्ट करे हैं। ये आपका ऑफिशियल आंसर है जो बुक में लिखा है। ठीक है, उसको डिक्रीज करने के लिए इंडिया ने ट्राई करा है, फिर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ट्राई करा इंडिया ने, जिसकी वजह से पॉवर्टी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो भी गई है अगर कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारा कुछ हमें अभी भी करना है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउ स्पेसेस फॉर आर्टिकुलेटिंग वॉइसेस ऑफ
ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड सिटीजन्स। अब वही जो भी अलग अलग ये जो हमारा डेमोक्रेसी वाला मॉडल है, इट अलाउज कि जो अलग अलग टाइप के लोग हैं ना, सेक्शंस ऑफ पीपल, नॉट जस्ट द रिच, ठीक है, उनको तो मिल ही रही है, उनकी तो वॉइस वैसे ही आ जाती है, बट द पुअर एंड लेस फॉर्चुनेट, ठीक है, उन सबको भी अपना एक वॉइस रखने का, एक अपने आप को व्यू रखने का उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी हमेशा प्रमोट करती है, और ये सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी हमारा एक रहता है फैक्टर कि ये आप जैसे हमने पिछले वाले थर्ड पॉइंट में भी सेम चीज़ बात करी थी। दस डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडियल, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपकी होगी तो आपके लोग खुश होंगे, है ना, लोग आपके खुश होंगे, वो खुश होंगे। अगर लोग खुश होंगे तो फिर वो किसी फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपका जो थ्रेट्स होंगे वो भी अपने आप डाउन हो जाएंगे, और जो लोगों की लॉयल्टी है ना टूवर्ड्स द कंट्री, ठीक है, वो होगी इंक्रीज, ठीक है, वो होगी इंक्रीज। ऐसे ही वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में नहीं एकदम से कैरी अवे हो जाएंगे। देयर इज प्रेशर ऑन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स टू कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विद ह्यूमन डेवलपमेंट। अब डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि आपको अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सबको प्लीज आपको उन सब की जो मांगे हैं उन सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपना अपना वो दे रहा है ना क्या क्या चाहिए, तो वो आपको सारी अपने क्वालिफिकेशन वो ठीक करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो उसके लिए क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है इट इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर में होती है कि यार हमें इन सब के लिए क्या बोलते हैं पॉलिसीज अच्छी क्रिएट करनी होगी, अदरवाइज वी विल बी रिमूव्ड, हम पावर से हटा दिए जाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, इलेक्शन होते हैं फिर हट जाते हैं, अगर आप ढंग से नहीं अपना प्रोवाइड करोगे जो भी सर्विसेज थी एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट्स आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि जिससे जो डेवलपमेंट हो आपकी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ना आपकी वो भी हो। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो लोग आपके खुश रहते हैं, वो आपको वापस सिलेक्ट करेंगे और फिर आपकी डेवलपमेंट और होगी। तो ये सब प्रमोट करना बनता है, ठीक है, ये सब प्रमोट होगा तो हमारी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5 दी एंड, ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे तो देख लेना, बाकी ये पार्ट 3 था। एंड वी विल नाउ मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 6 जो कि एनवायरमेंट वाला है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।